चलो भैया, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और एक अपडेट जैसा आपको मिल रही होगी। अभी मैं पूरी अपडेट उसकी दूंगा। राजपत्र आ चुका है उसका कि गेस्ट वालों का 50% है। आखिर क्या इसके लाभ हैं और क्या हानि है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार सेशन को शेयर कर दें। अब थोड़ा कंपटीशन में मजा आएगा। अब कंपटीशन में इसलिए मजा आएगा कि अब हम लोगों को 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर हो सकता है जो कट ऑफ में उतार चढ़ाव है 2 से 4-5 नंबर का एक्स्ट्रा हो सकता है। उस मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। आप लोग यहां पर सेशन को शेयर कर दे। बिल्कुल भैया, सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम। आप लोग यहां पर बिल्कुल जुड़ जाइएगा सभी बच्चे। हाँ, सभी बच्चे जुड़ जाइएगा। आवाज क्लियर आ रही सभी को? आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज प्रॉपर आ रही बेटा? ठीक है, उस मुद्दे पे बात करेंगे। अभी 10 बजे एक वीडियो बनाता हूं, उस मुद्दे पर हम बात करेंगे क्या क्या पूरा उसका सिनेरियो है। आप यहां पर, हाँ सर आ गए। बिल्कुल भैया, हम कहाँ थे? यहीं थे। हाँ, देख रहा हूं। प्रश्न प्रश्न को तो हम बाद में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सारे बैचेस हैं जो आपको यहाँ पे तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पे दिख जाएंगे। कल की क्लास बहुत अच्छी क्लास थी बेटा, आज की क्लास उससे भी बेस्ट है। हाँ ठीक है सर, ओके सर। जी देखो बेटा, क्लास सारी ही बेस्ट रहती हैं। मैं आपको बता दूं, क्लास एक भी खराब नहीं है और आज से तो क्लासें और बेहतरीन होने वाली हैं। ठीक है, चलो सेशन को शेयर कर दो भैया। सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे। ओके, हाँ सर अब बढ़िया लग रहा है। ठीक है सर। बेटा क्लास में तो आनंद वैसे ही आ जाएगा। तुम लोगों को काहे के लिए तनाव ले रहे हो? लोड नहीं लेना जीवन में, ठीक है? कुछ भी लेना लेकिन तनाव नहीं लेने का। गेस्ट 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 दो भैया, मैसेज पे मैसेज, गेस्ट गेस्ट गेस्ट। उसका सिनेरियो भी बता दूंगा, प्रॉफिट लॉस सारी चीजों पे वार्ता करूंगा मैं अभी। ठीक है, हाँ तनाव तो नहीं है? नहीं भैया, कोई तनाव नहीं है, जीवन में भी तनाव नहीं है कोई। चलो तो फिर तनाव दबाव सब खत्म, सेशन स्टार्ट। ओके, खुश रहो भैया। नर्मदा नगरी मंडला, स्वागत है सभी का। सर ऐप पर क्लास, ऐप पर बेटा क्लास यहाँ पर। हाँ सर, आप इंस्टा की रील में बहुत गोरे लग रहे हो। ये लो भैया, अब तनाव भी होगा, दबाव भी होगा। वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, क्लियर चल रही है। गुरुजी ग्वालियर में ही है बेटा अभी हम। हाँ, अभी ग्वालियर में ही आ सकते हो आप। हाँ चलो भैया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझना। ये लो भैया, पहला क्वेश्चन धमाकेदार, वजनदार और शानदार है। हाँ, आंसर सबका असरदार आना चाहिए, तब तो मजा आएगा। आंसर यहाँ पे सबका असरदार आना चाहिए। ठीक है भैया, हाँ इसमें फेफड़े बाहर नहीं आने चाहिए भैया, इसमें फेफड़े बाहर नहीं आने चाहिए सब लोगों के। हाँ सर, टॉपिक वाइज पढ़ाइए। अब बेटा कवर होगा सब, टॉपिक वाइज लाने वाला हूं मैं। 1-2 दिन रुक जाओ बस, अभी थोड़ा 2-3 दिन सिनेरियो बन जाएगा तुम। चलो भैया, आवाज भी प्रॉपर, अब सारी चीजें कंप्लीट हैं। देखना भैया, इंदुमती, इंदुमती भैया किसने नहीं पढ़ा? इंदुमती नहीं पढ़ी तो फिर भैया पहली कहानी कहां पढ़ ली? इंदुमती, इंदुमती कहानी यहां पर एक कह सकते हैं बड़ी शानदार कहानी है, जो 1900 ईस्वी में यहां पर कहा जा सकता है कि इंदुमती यहां पर बेटा पहली कहानी है। इंदुमती यहां पर लाड़ लो, इंदुमती यहां पर लाड़ लो, ये प्रथम कहानी है, ये यहां पर प्रथम कहानी है।
अब ये प्रश्न तो ठीक है सर, प्रथम कहानी है, ये भी ठीक है, लेकिन माना किसने था? मैंने तो नहीं माना, ना तुमने माना, ना नगेंद्र ने माना, या हजारी ने माना। तो मानने वाला एक व्यक्ति आता था, नाम था रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला 1929 में। वही व्यक्ति था जो कहता है और बोलता है कि भाई साहब मूंछों पे ताव लगा के बोल दो कि पहली यहाँ पे कहानी है, और इस कहानी को यहाँ पर पहला माना गया है। 1900 ईस्वी में लिखी गई, यहाँ पे किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? तो यहाँ पर इसके रचनाकार कौन है? किशोरी लाल जी हैं। किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके रचनाकार माने जाते हैं। इंदुमती यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा मौलिक कहानी ना मानकर इसे यहाँ पर कहा जाता है कि एक यहाँ पर टेम्पेस्ट का छायावाद या छाया अनुवाद भी इसको कहा जाता है। शेक्सपियर का एक नाटक हुआ करता था टेम्पेस्ट, नाम सुना भैया? शेक्सपियर का एक नाटक था टेम्पेस्ट। आप लोगों ने यहाँ पर टेम्पेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, ये शेक्सपियर का, ये यहाँ पर शेक्सपियर का एक नाटक है। शेक्सपियर का एक नाटक है, तो शेक्सपियर का एक नाटक है टेम्पेस्ट। तो यहां पर उसका क्या माना जाता है? छाया अनुवाद माना जाता है। मामला बड़ा क्लियर है भैया, मामला बड़ा क्लियर है। तो आंसर सुन के लगाओ ना, क्या दिक्कत आ रही भैया? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड। हाँ, आती शिक्षकों के लिए 50% है, लेकिन पूरा मुद्दा भी तुमको नहीं पता, उसकी वीडियो आने वाली, रुक जाओ 1 घंटे बाद। हाँ, अब देख लो यहाँ पर, अब देख लो वीडियो को बेटा लाइक करते जाओ, मैंने कहा था लाइक शेयर करते जाओ, मजा आता जाएगा। आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचना है? तो देखना, आकाशदीप की जहां पे बात होती है, आकाशदीप की जहां पर बात होती है, तो आकाशदीप किसका है भैया? आकाशदीप यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना है। जब आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है, तो फिर यहाँ पर पुरस्कार भी किसकी होगी? जयशंकर प्रसाद की। छायावाद के यहाँ पर, छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि कहे जाने वाले, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले, तो आप लोगों के वहां पर वही जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने यहाँ पे छाया हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, आकाशदीप हो गया, आंधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, गुंडा जैसी कहानियां इन्होंने लिखी थी। तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा छाप लेना भाई साहब, आप लोग सीधा सीधा छाप लेना। आंसर क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद। जैसे आंधी हो गया, आंधी भी इनकी आती है, इंद्रजाल भी आती है, लाड़ लो, इंद्रजाल भी आती है, गुंडा भी आती है। कौन सी आती है? गुंडा भी। आकाशदीप हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक प्रतिध्वनि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी कहानी मानी जाती है, प्रतिध्वनि। इसके बाद यहां पर एक आती है, कौन सी भैया? आकाशदीप आती है। कौन सी आती है? आकाशदीप। एक कौन सी आती है? पुरस्कार। कौन सी आती है? पुरस्कार। देखना भैया, आप लोग याद रखना, एक यहां पे आकाश से ध्वनि आई, किसकी भैया? इंद्र की। आकाश से ध्वनि आई इंद्र की, बोला गुंडा को पकड़ो भैया, क्योंकि यहां पर क्या आ गई है? इसकी आंधी आ गई है, और जो पकड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, जो पकड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। देखना भैया, जो पकड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। समझिएगा, समझिएगा कि यहां पर ध्वनि, आकाश से ध्वनि आई इंद्र की, इसकी ट्रिक बनाना। आकाश से ध्वनि आई इंद्र की, उन्होंने बोला भैया एक गुंडा तबाही मचा रहा है और भाई साहब उसकी आंधी आ रही है, ऐसा सुना है। तो उसने बोला ठीक है, जो पकड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा, जो पकड़ेगा उसको पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार देंगे कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन देंगे भैया? जयशंकर प्रसाद देंगे। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वीडियो बेटा सही चल रही है? एक बार थम्स अप करके बता दो। बट हम तो आपके सुनने में इतना मस्त हो जाते हैं कि ऑप्शन टिक करना ही भूल जाते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भैया, आंसर हो गया सी। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा का कवि नहीं है? अब देखो भैया, प्रगतिवादी धारा का कवि पूछा है, ट्रिक भी बेहतरीन मिलने वाली आज की क्लास में। प्रगतिवादी धारा का कवि पूछा है, तो यहां पर याद रखना प्रगतिवादी धारा के कवि आपसे पूछा जाएगा, तो फिर मामला बड़ा क्लियर हो जाएगा बेटा। क्योंकि याद रखना, केदारनाथ अग्रवाल की अगर हम बात करें, अगर हम त्रिलोचन की बात करें, नागार्जुन की बात करें, तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल हो गए, त्रिलोचन हो गए और नागार्जुन हो गए, ये तीनों के तीनों यहाँ पे प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये यहाँ पे द्विवेदी युग के हैं बेटा। ये किसके हैं? ये द्विवेदी युग के हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार था। अगला प्रश्न इससे भी बेस्ट है। हाँ, ऑफिस का नंबर बेटा लिख लो 9589812077। ठीक है, क्लास का टाइम बेटा बढ़ेगा। हाँ, 1 तारीख के बाद में। सर आज सुंदर लग रहे हो, ये भगवान तुम्हें सुंदर डेली लग रहे हैं। पढ़ लो रे कबूतरों। हाँ, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो देखना भैया, अगला देखना, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है बेटा। ये सब यहां पर एग्जाम पर सीधा वार, एग्जाम पर सीधा प्रहार,
ये सीरीज बड़ी शानदार है। कल वाली सीरीज तो देख लेना एक बार, कल वाली सीरीज इनकी छूट गई है वो देख लेना। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, शमशेर बहादुर सिंह, शायद भूल गए होंगे आज, लेकिन वो दिन याद करो जब हमने शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ा था। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तीनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं। शमशेर बहादुर सिंह यहाँ पे कहा जाता है ये वही व्यक्ति हैं जो आपके दूसरे सप्तक में आते हैं। किसमें आते हैं? ये वही व्यक्ति हैं जो आपके दूसरे सप्तक में आते हैं। तो कौन होंगे? शमशेर बहादुर सिंह। तो याद रखना ये वही व्यक्ति हैं जो दूसरे सप्तक में आते हैं, दूसरे सप्तक में आते हैं। बैठे ठाले लोगों का धंधा सप्तक कहलाता है। इसके बाद यहां पर याद रखना, अगर हम बात करें तो शमशेर बहादुर सिंह की कुछ रचनाएं हैं। अमन का राग आपने पढ़ा होगा, एक पीली शाम पढ़ा होगा, धूप कोठरी के आईने में खड़ी है। तो यहां पर याद रखना ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेटा क्लास रुक तो नहीं, कवियों का कवि यही है। चलो भैया हो गया। सप्तक 7 कवियों का संग्रह होता है बेटा, 4 सप्तक आएंगे, उसको अपन पढ़ेंगे अभी। प्लाट का मोर्चा, बहुत बढ़िया भैया, 50% पोस्ट दे दी। फ्रेश स्टूडेंट क्या करे? फ्रेश स्टूडेंट थोड़ा और पढ़ेगा, लेकिन उसके मुद्दे यहां पे समझेंगे अपन। हाँ, कल तुमसे होड़ मेरी, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। शुभम कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं बताइएगा। भैया हाँ, अगला क्वेश्चन देखना। हाँ देखना, अगला क्वेश्चन है गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? तो यहां पर याद रखना ये कहानी आप 100 नंबर, हाँ 100 नंबर नहीं बेटा, कम से कम आपको नंबर लाने पड़ेंगे। अगर 50% वाला वास्तविकता में अगर हो गया तो आपको नंबर थोड़े ठीक ठाक लाने पड़ेंगे। अब बेटा यहां पर इसके बारे में थोड़ा समझ लो। गुलरा के बाबा, तो गुलरा के बाबा यहां पर इसके लेखक कौन है? तो भैया समझ लो। हाँ बहुत बढ़िया, गुलरा के बाबा जो है वो यहां पर किसकी है भैया? मार्कंडे। मार्कंडे की कहानी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? मार्कंडे की कहानी मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा गुलरा के बाबा किसकी है, मार्कंडे की कहानी है। आप लोगों ने इनका एक पढ़ा होगा, इनकी कुछ रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है गुलरा के बाबा वाले की। एक पढ़ा होगा पान फूल, इसके बाद यहां पे हंसा जाई अकेला, हंस अकेला जाए, भूदान पढ़ा होगा, माही पढ़ा होगा, इसके बाद बीच के लोग पढ़ा होगा। तो यहां पर याद रखना आपने पढ़ा होगा बीच के लोग, माही, भूदान, हंसा जाए अकेला, हंसा जाए अकेला, ठीक है, पान फूल। चलो भैया अब यहां पर देखना ये इनकी रचना मानी जाती है, और यहां पर ये इनकी रचना है, बड़ी शानदार रचना है। और इस रचना में यहां पर याद रखना आप लोगों को डेट भी याद करना है तो कर सकते हो, डेट भी याद करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहां पर आपके बीच के लोग जो थे, बीच के लोग जो थे वो यहां पर 1975 है, 1975 है बेटा, ठीक है। माही माही मतलब 2 तो 1962 है, 1962 है। भूदान पूछा जाएगा तो भूमि का दान 8 8 58 है। हंसा जाए अकेला तो हंस कब अकेला जाएगा? 57 साल में। कब जाएगा? 57 में। और पान फूल की बात करें तो पान और फूल 4 हो गए 54 में। चलो भैया अब देखना, मुझे हिंदी वर्ग 2 का कोर्स लेना है बेटा, तांडव क्लासेस का एप्ली कल ऑफर आने वाला है, कल महा ऑफर आने वाला है। कल आप लोग जो भी नए कोर्सेस लेना है कल लेना, कल ऑफर आने वाला है, ठीक है। समझना इसको याद कैसे करेंगे। मार्कंडे ने कहा, बोला भाई साहब सुनो, यहां पे हंस जो है, हंस यहां पर पान लेकर कहां जा रहा है? माही के बीच में जा रहा है। हंस पान लेकर माही के बीच में जा रहा है, उससे बोलो भैया माही के बीच में ना जाए, हाँ वो दान कर दे। क्या कर दे? दान कर दे। तो यहां पर पान लेकर जो हंस है वो माही के बीच में जा रहा है, उससे बोलो दान कर दे। क्या कर दे भैया?
दान कर दे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ये सब मार्कंडे की रचना है। किसकी भैया, मार्कंडे की रचना है। बात समझ में आ रही सबको, एक बार थम्स अप करके बता दो। हाँ सर जी, मेरी गुड़िया को आपसे बात करना है और नमस्ते करना है। ठीक है भैया, नमस्ते। चलो हाँ, कल बेटा ऑफिस वाले नंबर पर कॉल लगा लेना, बिटिया की इच्छा है तो बिल्कुल पूरी होगी। क्योंकि याद रखना, हाँ अपन बिटिया गांव से हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत समझना कि अपन को यहाँ पर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। बच्चों के लिए कोई अपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है। बच्चे यहाँ पर जितने भी हैं भैया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कभी भी आके मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। चलो भैया अब बढ़े आगे, एक बार वीडियो को लाइक कर दो। तुम लोग लाइक नहीं करते ना, हाँ सब लोग लाइक करेंगे भैया। अगला देखना, अगला दिया धातुसेन प्रसाद की किस नाटक का पात्र है। धातुसेन प्रसाद की किस नाटक का पात्र, धातुसेन मैंने आपको पढ़ाया था। तो भाई साहब पहले यहाँ पे सबके सब पात्र मैं बता देता हूँ, सबके सब पात्र मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने स्कंदगुप्त पढ़ा है, स्कंदगुप्त की बात करें तो इसके पात्र लिख लेना भैया। आज की बात नहीं लिखा, वैसे 2 बार लिखवा चुका हूँ। स्कंदगुप्त की बात करें तो इसमें कुछ स्त्री पात्र भी हैं, कुछ यहाँ पे पुरुष पात्र हैं। तो यहाँ पर देखो स्कंदगुप्त में एक तो स्कंदी होगा, एक पृथ्वीसेन था, एक यहाँ पे बंधु वर्मा था, एक कुमारगुप्त था। तो यहाँ पर याद रखना बंधु वर्मा, कुमारगुप्त। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। बाकी यहाँ पे भट्टार वगैरह भी हैं, पृथ्वीसेन वगैरह भी हैं, उनको भी लिख लो भैया। पृथ्वीसेन ये यहाँ पे 3 पात्र हैं। लेकिन जब पूछा जाएगा देवकी और देवसेना, देवकी और यहाँ पर देवसेना जब आपसे पूछा जाएगा तो देवकी और देवसेना भी यहाँ पर किसमें आते हैं, तो देवकी और देवसेना भी इसी में है। यहाँ देवकी भी है, यहाँ देवसेना भी है। ये स्त्री पात्र देवकी, देवसेना, अनंत देवी और यहाँ पर विजया। मामला खत्म, हाँ मामला खत्म। इसके बाद यहाँ पर धातुसेन भी है, धातुसेन भी है स्कंदगुप्त में आपका। तो आप लोग देख लो। ठीक है भैया, सर एग्जाम कितने नंबर बेटा, अभी इसका कोई अपडेट नहीं आया है। हाँ गुरु ये सिलेबस कब तक आ जाएगा, 10 दिन 15 दिन रुक जाओ बस। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो, नहीं तो फेफड़े बाहर आ जाएंगे। देखना अब यहाँ पर आपको दिया है, तो इसके बारे में अगर और भी बात करें, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दिया चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त नाटक में भी आप लोग देखना चंद्रगुप्त हो गया, चाणक्य हो गया, सकटार, सकटार इसमें बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पात्र माना जाता है। सकटार, सकटार, सकटार ही आपका पूछा जाता है, या फिर आम्भीक पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना सेल्यूकस भी है, एक यहाँ पे आम्भीक भी है, आभीक कहा जाता है उसको, तो आम्भीक भी है इसमें। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना। बाकी चंद्रगुप्त में कार्नेलिया है, कल्याणी है, मालविका है, अलका भी इसमें है, अलका, कार्नेलिया। ठीक है, एलिस भी है, ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी भी मानी जाती है, सुभाषिनी भी मानी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें। ठीक है भैया, हाँ यूपीटीजीटी के लिए भी ये बेटा, यूपीटीजीटी के लिए भी क्लास है, इस वाली क्लास को आप कंटिन्यू करें। चलो आगे बढ़े। हो गया बेटा, ऐप पर क्लास बेटा कल लगेगी मेरी। ठीक है, हाँ आज क्या है, हाँ स्टूडियो में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी बेटा। कल मैंने क्लास भी अलग जगह से ली थी, दूसरे स्टूडियो से ली थी, आज यहाँ पे सही हो गया है। कल आपकी सारी क्लासें टाइम पर लगेंगी। देखना बेटा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला देखिएगा, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अवधी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अवधी को यहाँ पर क्या क्या कहा जाता है बेटा, अवधी, अवध, अवध प्रांत की यहाँ पर यह भाषा मानी जाती है। अवधी को यहाँ पे अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत भी रखा जाता है, और इसका जो नाम है बेटा उसे कौशली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, अवधी जो भाषा है वो यहाँ पे कौशली के नाम से भी जानी जाती है, और अवधी भाषा का जो विकास है वो यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये देखो अवधी की बात करें तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। इसके बाद यहाँ पे अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसे क्या कहा जाता है, कौशली कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पूर्वी हिंदी का मतलब होता है पूरब वाला बेल्ट, मतलब यहाँ पे बघेलखंड तो बघेली हो गया, अवधी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। अवधी का जो यहाँ पर बोली का क्षेत्र है, अवधी के बोली का क्षेत्र भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना, बोला सर इसमें आपका जो क्षेत्र है एक तो अयोध्या अवधी में ही आती है, सुल्तानपुर वाला बेल्ट हो गया, प्रतापगढ़ वाला बेल्ट हो गया, प्रयागराज वाला बेल्ट हो गया, रायबरेली हो गया, आपका लखनऊ हो गया। तो लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज
सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अयोध्या, ये यहाँ पे सब किस में आते हैं? अवध, अवध प्रांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हाँ मिल जाएगा बेटा यूपी टीजीटी का। ठीक है, इसको यहां पर एक और नाम से जाना जाता है बेटा, बेसवाड़ी, इसको बेसवाड़ी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो बता देना। एमसीक्यू के लिए बुखारी, रुक जाओ रे कबूतरों अभी। हाँ ठीक है बेटा, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ, सारा सिलेबस लिखा देंगे। सर कौशली कल यहां पर सेकंड ग्रेड के राजस्थान के पेपर में आया था। अगर बेटा राजस्थान के पेपर में आया तो फिर ये एमपी में भी आएगा, कंफर्म है बेटा, ये यहां पर एमपी में भी आएगा। ठीक है, सुन ली बात, डन। हाँ बेटा सब पहले यहां पर सब बच्चे लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो भैया सब, जल्दी से जल्दी। अगले क्वेश्चन पर तभी चलेंगे। हाँ नीलेश कुमार लोढ़ा जी, बिल्कुल भैया, संस्कृत विभाग के पेपर में आया था ये। ठीक है, बड़ा क्लास क्लियर चल रही है, थम्स अप करें। चलो भैया, हाँ अब और सही चलने लगेगी, क्लियर है। चलो भैया, अब देखना यहां पे अगला दिया गया है कि प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा यहां पर क्या रखी गई है। तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा सबसे पहले, ठीक है भैया, हाँ सर पता नहीं था राजस्थान वाला, आपसे पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं है भैया। राजस्थान वाले जो कबूतर हैं भैया आगे पढ़ लेंगे अपन, मैं भी यही हूँ आप भी यही हैं। ठीक है, हाँ बाद में समझ में आता है, हाँ बाद में समझ में आता है, आप सब जगह घूम के आओगे फिर इधर आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इस बार सिलेक्शन भी हो जाएगा। बेहतरीन कंटेंट पढ़ो भैया, टेंशन मत लो, समय कम बचा हुआ, अच्छे से पढ़ के जाना। देखो यहां पर याद रखना, एक आता है भारतीय, इसका पूरा फोटो खींच लेना बेटा। भारत पर दो वेदों की छाया थी बेटा, द्विवेदी युग हो गया, दो वेदों की छाया थी, छायावाद हो गया। अब छायावाद क्या करेंगे भैया, पहले प्रगति करेगा। ठीक है, हाँ प्रगतिवाद करेगा तो प्रगतिवाद हो गया, फिर यहाँ पे प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, फिर यहाँ पर नई कविता आती है। तो इसको यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझ लो। अब देखना भारतीय युग की बात करें तो कब से कब तक चलता है बेटा, 1850 से 1900 तक चलता है। ये यहाँ पर 1900 से 1920 चलता है। ये आपका 1920 से 1936 चलता है। कई जगह 18 से 36 भी दिया रहता है, तो यहाँ पर कई जगह 18 भी दिया रहता है, 18 से 36 माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे प्रगतिवाद की बात करें तो ये कब चलता है, 1936 से 1943 चलता है। और प्रयोगवाद की बात करें 43 से 53 तक चलता है। ये यहाँ पे 43 से 53 तक चलता है, कई जगह 51 भी दिया रहता है, लेकिन 53 सही है। तो आप लोगों का ये पूरा डाटा है, आप लोग लिख लो भैया। हाँ आप लोग लिख लो यहाँ पर, बिल्कुल भैया व्याकरण टॉपिक वाइज लाना जरूरी है, क्योंकि व्याकरण ही ज्यादा पूछा जा रहा है। अब आपका पूछा है प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद यहाँ पर देख लो, ये रहा 1936, 1936 से 43, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखना भैया, गेस्ट टीचर वालों की तो बल्ले बल्ले भैया, वो तो वैसी नौकरी मिल जाएगी। अगला देखना, अगला यहां पर देखना, अगला जो दिया गया है कि भारतेंदु कृत प्रेम सागर क्या है। अब देखो यहाँ पे भारतेंदु कृत प्रेम सागर क्या है, बहुत बढ़िया। हाँ वर्ग 2 हिंदी साहित्य आ जाएगा। सर लेखक कौन, बेटा पहले व्याकरण समझाऊंगा मैं आपको, पहले व्याकरण, ताकि व्याकरण में आपके मजे आ जाए बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखना बेटा, प्रेम सागर यहाँ पर क्या है, एक कविता मानी जाती है। क्या बेटा, एक यहाँ पर कविता मानी जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, इनकी जो रचनाओं की संख्या है 175 मानी जाती है। इसमें यहाँ पर उनके 70 यहाँ पर जो काव्य ग्रंथ भी इसमें माने जाते हैं, कुछ अनुदित रचनाएं भी मानी जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रेम मालिका हो गया, इनके जो काव्य संग्रह में प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी आप लोगों ने सुना होगा, प्रेम तरंग सुना होगा, प्रेम प्रलाप सुना होगा, ये सब यहाँ पर आते हैं। तो प्रेम सरोवर भी आपकी क्या है, एक कविता मानी जाती है। लिख लो भैया इसको, लिख लो भैया इसको। हाँ चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखना, अगला दिया पद्मावत किसकी रचना है, तो ये तो मलिक मोहम्मद जायसी के, इसको सूंघ के लगा देना। अगला देखना यहाँ पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था। अच्छे लेवल का प्रश्न है भैया, इसको थोड़ा समझना।
इसको थोड़ा यहां पर समझना भैया। चलो बताइएगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा, ठीक है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। आंसर सबका है बस, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में बेटा। मैं यही सोचता हूं आंसर बेटा सबका आए, इस क्वेश्चन का आंसर भी सबका आए। ठीक है। हाँ, अब देखना यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आपने यहां पर हिंदी गल्पमाला पढ़ा होगा। गल्पमाला की बात करें तो गल्पमाला एक मासिक पत्र माना जाता है और इसका प्रकाशन बेटा काशी से हुआ था। कहां से हुआ था? इसका जो प्रकाशन होता है वो काशी से होता है। और यहां पर यह पत्रिका 1918 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो ये जो पत्रिका थी बेटा 1918 में यहां पर प्रकाशित हुई थी। और एक आपके यहां पे जोशी, इलाचंद जोशी का नाम सुना होगा, जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा। तो जयशंकर प्रसाद और इलाचंद जोशी की जो प्रारंभ की कहानियां थी वो इसी में छपती थी। तो जयशंकर प्रसाद और इलाचंद जोशी दोनों की कहानियां किसमें छपती थी भैया? हाँ, तो आपकी यहां पर हिंदी गल्पमाला में छपती थी। लिख लो, कल से यहां पर टॉपिक वाइज सीरीज आने वाली है। कल से यहां पर टॉपिक वाइज। हाँ, और आपका यहां पर बेटा व्याकरण बहुत ज्यादा आ रहा है। अभी व्याख्याता भी देख लो, व्याकरण बहुत ज्यादा आ रहा है, तो व्याकरण पे आप लोग फोकस करें। हाँ, व्याकरण पे आप लोग फोकस करें बेटा, व्याकरण बहुत शानदार आ रहा है। तो कल से हम व्याकरण की टॉपिक वाइज सीरीज लेके आ रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पे थम्स अप करेंगे जल्दी से जल्दी? कितने बच्चे तैयार हैं व्याकरण पढ़ने के लिए? पूरे 55 नंबर ले जाओ बेटा। 20 दिन 55 नंबर खत्म। 20 दिन 50 प्लस आराम से आएंगे। हाँ बेटा, इस सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ 50 मार दिए ना, मामला खत्म बेटा। यूपी टीजीटी वाले यूट्यूब से पढ़ लो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हाँ सब पढ़ने के लिए तैयार हैं। आदिकालीन कविता की प्रधान, हाँ, रस कौन सा था? तो आदिकालीन कविता का प्रधान रस यहाँ पे पूछा गया है। कहा है बेटा? की नहीं है ये का प्रधान रस आपको बताना है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा आदिकाल में यहाँ पर क्या था बेटा, आदिकाल में सबसे पहले रासो लिखे गए तो वीर रस की प्रधानता थी। आदिकाल में शैलियां पूछी जाए तो पिंगल डिंगल शैलियां आती हैं, और जहां पर वीर रस आएगा वो रासो होगा। रासो होगा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? तो वीर रस हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। आगे, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या था? तो प्रगतिवाद का यहाँ पे दार्शनिक आधार आपसे पूछा गया है। तो प्रगतिवाद का जो दार्शनिक आधार माना जाता है वो साम्यवाद माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक छायावाद होता है और एक यहाँ पे प्रगतिवाद होता है। ये दोनों अपोजिट हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इधर मार्क्सवाद पढ़ा होगा। ठीक है। हाँ, छायावाद कौन सा है? मार्क्सवाद है या साम्यवाद है? मार्क्सवाद है या साम्यवाद है? साम्यवाद का मतलब समाजवाद होता है। साम्यवाद का मतलब यहाँ पर समाजवाद होता है। ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे छायावाद में क्या था बेटा? स्वांतता सुखाय, खुद के बारे में सोचना। ये यहाँ पर बहुजन सुखाय का मत देता है। ये यहाँ पर आपका काल्पनिक कल्पनाओं में होता है। ये यहाँ पर यथार्थवादी होता है। बिल्कुल भैया याद रखिएगा। हाँ, छायावाद अपने आप में रहस्य होता है और ये अपने आप में यथार्थ होता है, प्रगतिवाद। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। बिल्कुल भैया। ऐसे 1935 की बात करें तो हेनरी बारबूस नामक एक विद्वान आता है जो पेरिस में यहाँ पर बिल्कुल पहल, इनकी जो पहल थी भैया पेरिस में हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की क्या की थी? स्थापना भी की थी, जो आपको याद होगा। कितने बच्चों को याद नहीं है? ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगला देखना। अगला यहां पर दिया गया है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? हाँ, तो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल, क्लास रुक रही है मुझे पता है, क्लास रुक रही है मुझे पता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है बताइएगा।
चलो भैया देख लें। हाँ कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लो बेटा। हाँ हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बेटा किसे कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, भारतेंदु युग को कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार भी यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी निबंध का इनको जनक भी माना जाता है। भारतेंदु के द्वारा बहुत सारे निबंध लिखे गए थे, जैसे आप लोगों ने कश्मीर कुसुम सुना होगा, कालचक्र, बादशाह दर्पण सुना होगा, ये इनके निबंध माने जाते हैं। अगला देखना बेटा, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली का प्रयोग होता है, इस पे आप लोग लगा लो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे आप लोग लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि याद रखना ये 100% वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का बेटा आंसर सबका आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। हाँ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर समास शैली का प्रयोग होता है, तो आपके यहाँ पे 4 निबंध होते हैं, वर्णनात्मक होता है, विवरणात्मक होता है, विचारात्मक होता है, भावात्मक होता है। समास शैली का जो प्रयोग होता है वो किसमें होता है बेटा, विचारात्मक में होता है। किसमें होता है, तो विचारात्मक में। यहाँ पे विचार जब भी आप प्रस्तुत करते हो सोच समझ के कंपाइल करके लिखते हो, छोटा करके लिखते हो, तो समास शैली का यहाँ पे प्रयोग होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, हाँ इस निबंध में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे विचारात्मक निबंध होता है, इसमें देखी या सुनी या कही हुई बात का वर्णन नहीं होता, इसमें यहाँ पर केवल कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति से ही यहाँ पर काम लिया जाता है। जैसे कल्पना शक्ति या चिंतन शक्ति है उसका इसमें प्रयोग होता है ऐसे निबंधों में। ठीक है भैया। 14 फिर से देखिए, 14 नंबर का क्या है बेटा, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। हाँ सही है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बेटा भारतेंदु युग है। हाँ चेक कर लेना आप लोग, ठीक है सही है। बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है विचारात्मक में। ठीक है बेटा, आगे देखना, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे परीक्षा में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको सारे याद होने चाहिए। ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी सारी की सारी रचना वहीं से बन जाएंगी बेटा, सारी की सारी रचना वहीं से बन जाएंगी। और क्या, हाँ मजाक थोड़ी चल रहा है भैया, ये क्वेश्चन है लेवल का। चलो देखना, कुंवर नारायण की बात करें तो कुंवर नारायण की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इनको यहाँ पे 2005 में बेटा कब मिला था, 2005 में यहाँ पर इनको क्या मिला था भैया, तो 2005 में इनको यहाँ पर क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण रचना के लिए मिला था। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको कब मिला, 2005 में मिला था। ठीक है भैया। हाँ इसके बाद कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, तो 1995 में कोई दूसरा नहीं, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और यहां पर याद रखना, आपने देखा होगा इनको व्यास सम्मान भी मिला है। तो देखना, कुंवर नारायण की बात करें तो 3 कंसेप्ट आते हैं सर, इनको ज्ञानपीठ कब मिला, और तीनों के तीनों लिख लेना, इनको साहित्य अकादमी कब मिला, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, इनको यहां पर बिल्कुल भैया इनको यहां पर व्यास सम्मान कब मिला। 3 क्वेश्चन है आपके जीवन में, तीनों को समझ लो भैया। जब भी पूछा जाएगा तो ज्ञानपीठ कब मिला, तो 2005 में मिला बेटा। अब आपसे पूछा जाएगा सर इनको साहित्य अकादमी कब मिला, तो 1995 में मिला। और किस रचना के लिए, कोई दूसरा नहीं। रचना कौन सी थी भैया, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं रचना के लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी मिला। इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि भैया व्यास सम्मान, हाँ व्यास सम्मान, बहुत बढ़िया। अगर व्यास सम्मान की बात करें बेटा तो व्यास सम्मान इनको कब मिला था, तो व्यास सम्मान भी कहा जाता है 95 में मिला था। और वो किसके लिए, आत्मजयी के लिए मिला था। किसके लिए, आत्मजयी रचना के लिए मिला था। ये आप लोग छाप लेना, ये आप लोग छाप लेना, बिल्कुल बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, क्लियर हो गया मामला, यहां से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए ज्ञानपीठ साहित्य। तो 5 5 5 5 5 5 95 95 2005 मामला खत्म। जी अगला, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है, बताइएगा। चलो भैया बताइएगा, रामचरितमानस की जहां बात होती है तो इस ग्रंथ के लेखक कौन है, आपके तुलसीदास हैं। और यहाँ पर बेटा अवधी भाषा का ग्रंथ माना जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला देखना, मनोविश्लेषणवादी किसे माना जाता है, तो अब आप लोग यहाँ पे देखना, मनोविश्लेषणवादी जो यहाँ पे लेखक है वो किसे माना जाता है, बताइएगा। ठीक है भैया। हाँ तो मनोविश्लेषणवादी इसमें कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को माना जाता है। किसको भैया, अज्ञे जी को माना जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझना, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है,
तो रीतियों में बंधकर जो काम करता है तो वो कौन करता है भैया, तो रीतियों में बंधकर जो काम करते हैं वो केशवदास करते हैं। ये यहाँ पर रीति सिद्ध है बेटा, और ये यहाँ पर आपके रीति मुक्त हैं, ये भी मुक्त हैं और ये भी मुक्त हैं। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भैया आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है, तो शुद्ध कविता की खोज यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है, तो जब भी पूछा जाएगा तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है भैया, शुद्ध कविता की जो खोज है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना मानी जाती है। बिल्कुल भैया, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि भी कहे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। सूर्य कवि भी कहा जाता है, समय सूर्य का कवि, अधैर्य का कवि भी इनको माना जाता है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे आपके, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला चलो भैया, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। अब देखना, प्रगतिशील लेखक संघ का जो यहाँ पर लखनऊ में हुआ था, कब हुआ था, तो प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो कौन थे, मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे भैया, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर, हाँ बहुत बढ़िया। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, इसके बाद यहाँ पे त्रिलोचन है और रांगे राघव है। ठीक है, आगे बढ़ना। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। अब देखो छायावादी कवि, तो देखो छायावादी कवि में यहाँ पे कौन कौन नहीं आएगा बताइएगा, और कौन आएगा। चलो भैया क्वेश्चन अच्छा है। देखो निराला है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है आपके। तो यहाँ पे कौन नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है। कौन नहीं भैया, ये राष्ट्रीय चेतना की यहाँ पे कवित्री हैं। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है भैया, हाँ निराला हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए आपके, महादेवी वर्मा हो गई। तो ये सब किसमें जाती हैं आपकी, ये सब यहाँ पर आपकी किसमें, छायावाद में। अगला देखना, ये लो भैया व्याकरण वाले, हाँ ये वर्ग 3 का भी क्वेश्चन है बेटा और वर्ग 2 का भी है। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बताइएगा। ठीक है सर, चलो देखो संयुक्त व्यंजन आपने देखा होगा बेटा, एक तो छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो यहां पर संयुक्त क्यों कहा जाता है, ये बनता है का प्लस सा से बनता है, ये आपका ता प्लस रा से बनता है, ये आपका यहाँ पे जा प्लस यहाँ से बनता है, ये आपका यहाँ पे सा प्लस रा से बनता है। तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया चार, जो चार आपके वर्ण हैं इनको क्या कहा जाता है, तो इनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर याद रखना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चार। संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त। हाँ 11 बजे क्लास है बेटा, उसकी आरक्षण के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन इजी नहीं है, लग रहे होंगे तुमको, तुमने इतना पढ़ लिया। कामायनी किस प्रकार की रचना है, तो कामायनी की जब बात होती है तो कामायनी यहाँ पर क्या है भैया, एक महाकाव्य रचना है, 15 सर्ग से निर्मित रचना है। हाँ अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है, अब बताइएगा भैया, अंतर्वेदी यहाँ पर किस भाषा का नाम है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अंतर्वेदी, जब आपसे भाषा पूछी जाएगी तो यहाँ पर ब्रज भाषा का ही नाम होता है। और यहाँ पर एक कहाँ कहाँ बोली जाती है आपको पता होगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे मथुरा में बोली जाती है। तो अंतर जो वेदी है वो किस भाषा का नाम है भैया, ब्रज भाषा का है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला देखना, बे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता हाँ लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी उन्हें क्या कहा जाएगा, तो जब यहाँ पे मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी उन्हें क्या कहा जाएगा भैया, संधि स्वर। हाँ बे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहा जाता है, संधि स्वर कहा जाता है। क्योंकि याद रखना ये कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो संधि स्वर में आपके आते हैं आ ए ई, सॉरी बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, और एक यहाँ पर ए आई ओ औ। कुछ लोग इसको व्यंजन ना निपटा दें, कुछ लोग इसको व्यंजन ना निपटा दें भैया। हाँ देखना डिटेल में बताएंगे बेटा, 10 बजे क्लास है, डिटेल में बताएंगे। अगला
पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सीधा सीधा सा प्रश्न है। तो पोर्ट विलियम कॉलेज की कब हुई थी भैया? 1800 में हुई थी। कब हुई थी? 1800 में हुई थी। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है भैया। कोलकाता में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, बेलेजली ने, मार्क्विस बेलेजली। देवनागरी अंक कितने होते हैं? तो देवनागरी अंक की बात करें तो यहाँ पर कितने होते हैं? 9 होते हैं, 1 से लेके 9 तक होते हैं। तो आपको याद रखना है देवनागरी में कितने अंक होते हैं बेटा? 9 होते हैं। अगला देखना यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है भैया। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं बेटा। कितने होते हैं? सीधा सीधा पूछा गया है। कुल पूछा जाता तो 13 हो जाता। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो विद्यापति की जहां पे बात होती है तो फिर मामला टेंशन में नहीं जाता बेटा, फिर मामला क्लियर हो जाता है। क्योंकि विद्यापति की जब बात होती है तो मैथिली भाषा या मैथिल कोकिल भी उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर हाँ, बहुत बढ़िया। ये शिव भक्त भी माने जाते हैं, अगर कोई पूछे ना, ये बेटा शिव भक्त भी है, ठीक है। अगला देखना, प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो आपको यहां पर याद रखना है, ये यहाँ पे 12वीं शताब्दी में बनी थी। क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा जो प्राचीन नागरी है वो देवनागरी कब बनी, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के फेफड़े बाहर कर देगा। हाँ बिल्कुल भैया, 12वीं शताब्दी में। क्योंकि ब्राह्मी के उत्तरी शैली 4वीं या 5वीं शताब्दी में, जो गुप्त तथा यहाँ पर गुप्त लिपि आप लोग देखा होगा 6वीं शताब्दी में, हाँ कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। कुटिल लिपि बेटा 9वीं सदी में। हाँ, पीडीएफ बेटा तांडव क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगला देखना, अगला यहां पर दिया गया, अस्वर का उच्चारण स्थान है औष्ठ, तालु, मूर्धा, ये कंठ है बेटा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग यहां पर याद रखना, का वर्ग पूरा जो आता है बेटा वो कंठ से ही बोला जाता है। किससे? कंठ से। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? इसके बाद जो आ है वो भी आपका किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है बेटा। किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। अगला देखना बेटा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जब उपभाषाओं की बात होती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें एक आपने पश्चिमी हिंदी उपभाषा पढ़ी होगी, एक पूर्वी हिंदी पढ़ी होगी, एक बिहारी हिंदी पढ़ी होगी, एक पहाड़ी हिंदी पढ़ी होगी, एक राजस्थानी हिंदी पढ़ी होगी। तो ये सब क्या है? उसकी उपभाषाएं हैं। इनके अंदर भी बहुत सारी बोलियां हैं, इनके अंदर भी बहुत सारी बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखना, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बात करें तो कौन कौन सी आती है बेटा? एक तो इसमें बुंदेली आती है, बुंदेल के ऊपर जाओगे तो कन्नौज मिलेगा, तो फिर यहाँ पे कन्नौजी हो गई। इसके बाद इसमें यहाँ पर ब्रज हो गई, एक यहाँ पे कौन सी हो गई भैया? खड़ी बोली हो गई, और एक यहाँ पे कौन सी हो गई? हरियाणवी हो गई, हरियाणवी हो गई, हरियाणवी हो गई। तो आप लोग ध्यान रखना, इसमें ब्रज भी है, बुंदेली भी है, कन्नौज है। कौन सी नहीं? बघेली। बघेली आती है बेटा पूर्वी हिंदी में। किसमें आती है लाड लो? तो बघेली जो आती है वो पूर्वी हिंदी में आती है। बघेली छत्तीसगढ़ी और अवधी किसमें आती है? पूर्वी हिंदी में। अगला देखना, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी थी? तो यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ये तो शायद आपको ज्ञात होगा। हाँ, यात्री नाम से एक ही था यात्रा करने वाला, जिसका नाम था बेटा यहां पर नागार्जुन। कौन थे आपके? नागार्जुन। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप लोग यहां पर याद रखना, नागार्जुन ने यात्री नाम से मैथिली भाषा में रचना लिखी थी। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग छाप लेना भैया। हाँ, कवि सम्राट यहां पर किसे कहा जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। कवि सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। अगला देखना, हाँ, अर्धनागरी किस लिपि से यहां पर विकसित हुई है? अर्धनागरी की बात करें तो भैया कहां से विकसित होगी? तो यहाँ पे कुटिल से हुई थी। कहां से हुई थी भैया? कुटिल से। अब इसका कंसेप्ट आप लोग देखना, इसका कंसेप्ट आप लोग देखना भैया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे सबसे पहले कौन सी आती है? ब्राह्मी, फिर आती है गुप्त लिपि आती है, फिर कुटिल आती है, कुटिल के बाद नागरी और हाँ शारदा आती है। तो यहाँ पर अर्धनागरी भी कहां से आएगी? आपकी कुटिल से आएगी बेटा। कहां से आएगी? कुटिल से। हाँ चलो, और कुटिल का विकास पूछा जाएगा तो बेटा ये ब्राह्मी आ जाएगा। कुटिल कहां से आती है? ब्राह्मी से। देखिए कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बेटा ब्राह्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मी।
लेकिन वास्तविक तौर पे यहां पर अगर हम बात करें, वास्तविक तौर पे बात करें तो गुप्त लिपि से होता है, लेकिन अगर ब्राह्मी दिया रहता है तो फिर ब्राह्मी उत्तर आपका सटीक माना जाता है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? साखी शब्द रामायणी, तो बीजक के नाम से। किसके नाम से बेटा? बीजक के नाम से जाना जाता है, तो आपको यहां पर ज्ञात होगा ये। इसके बाद सर की क्लास है भैया, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, मैं तो सोच रहा हूँ तुमको 60-60 क्वेश्चन डेली करा दूं। हाँ, स्पीड में करोगे तो मजा आ जाएगा। हाँ, स्पीड में अगर आप यहाँ पे क्वेश्चनों को सोल्व करते हो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किस वर्ग के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? तो जीवा दांतों को स्पर्श किस वर्ग में करती है? देखो, यहां पर एक होता है कंठ, एक होता है तालु, एक होता है मूर्धा, एक होता है दंत और एक होता है ओष्ठ। तो यहां पर ये रखना, ये का वर्ग आता है बेटा, यहाँ आपका चा वर्ग आता है, यहाँ आपका टा वर्ग आता है, यहाँ आपका ता वर्ग आता है, यहाँ आपका पा वर्ग आता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, तो जीवा दांतों को स्पर्श करती है, मतलब दांतों से बोला जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, दंत मतलब तावर्ग, तावर्ग मतलब सी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, दंत वर्ण होते हैं त थ द ध न। ठीक है, बहुत बढ़िया। निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निराकरण की जहां पे बात होती है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये निर बनेगा। क्या बनेगा? निर बनेगा। और फिर यहाँ पे से आपका एक आ और फिर यहाँ पे करण बनेगा। उपसर्ग कितने हैं? 2, लेकिन नहीं दिया तो पहला वाला मान्य हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? अगला देखना, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे कल से टॉपिक वाइज आ रहा है वर्णमाला, वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज, लेकिन क्वेश्चन लेवल के रहेंगे बेटा। वो क्वेश्चन रहेंगे आपके। अगला क्वेश्चन, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, सामान्य अर्थ का जो बोध कराएगी उसे अमिधा कहा जाएगा। जो सामान्य अर्थ का बोध ना करा के, मुख्य अर्थ का बोध ना करा के, हाँ, किसी लक्षण का बोध कराएगी उसे लक्षणा कहा जाएगा। जो यहाँ पर आपके अनेक अर्थ व्यंजित करेगी उसे व्यंजना कहा जाएगा। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? अमिधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अमिधा। हाँ, बहुत बढ़िया। भाषा वाला टॉपिक भी करवा देंगे। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अब देखो, इस क्वेश्चन में डाउट ही डाउट है। हाँ, इस क्वेश्चन में आपके डाउट ही डाउट है बेटा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सीधा सीधा पूछा जाएगा तो 5, मुख्यतः पूछा जाएगा तो 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कितने हो गए? 5। अगला देखना भैया, आप सर्वनाम यहाँ पर का बोध कराता है। आप मतलब यहाँ पर प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक। तो आप अपने आप वाले का बोध करा रहा है। तो आपकी जहां पे बात होती है 2 प्रकार से काम करता है, एक तो मध्यम में काम करता है, एक यहाँ पर निजवाचक में भी काम करता है। तो मैं अपना काम आप कर लूंगा। तो आप शब्द यहाँ पर क्या होता है? निजता को भी दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अगला, हरि घर में है वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? हरि घर में है बेटा। क्वेश्चन तो मैं 10 में पूरा 1 घंटा निकाल दूं सॉल्यूशन कराऊं तो, लेकिन मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं। आप बताओ, स्पीड चाहिए या कम क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव ज्यादा चाहिए? कमेंट करके बता दो। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं कि आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव चाहिए? थम्स अप करके बता दो। चलो, अब देखो, इसमें मैं दिया है, मैं का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा है बेटा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं अपने अनुसार पढ़ाऊंगा ना तो मजा आ जाएगा। डिस्क्रिप्टिव आपको यहाँ पर बेटा खूब थ्योरी करा दी मैंने एप्लीकेशन पर, बेहतरीन व्याकरण की, सब चीजों की। और जहां मुझे लगेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव करा दूंगा, जो नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला, अमिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? लो भैया, तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, ये प्री का भौकाल मचाने वाला क्वेश्चन है। तो भैया बताइएगा। हाँ, तो जब भी यहाँ पे अमिधा और लक्षणा की असमर्थता हो जाती है, वहां एक ही होता है व्यंजना। कौन सा होता है भैया? व्यंजना। और व्यंजना के 2 भेद होते हैं, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। व्यंजना में आपका श्लेष अलंकार आता है। कौन सा? श्लेष। गाय दूध देती है, वाक्य का प्रकार क्या है? तो गाय दूध देती है, तो यहाँ पे सीधा सीधा भैया सरल वाक्य हो गया। गाय दूध देती है मतलब यहाँ पे कौन सा हो गया? आपका सरल वाक्य हो गया। कौन सा हो गया? हाँ, बहुत बढ़िया, पुराने स्टूडेंट को। ठीक है भैया, अभी रुको, जब सिलेबस आ जाने दो 2, 5, 10 दिन में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा। अगला देखना,
और कल यहाँ पे ऑफर है बेटा, कल आप लोग रात 9 बजे जुड़ जाना। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, तो विशेषण में अवस्था नहीं बतलाई जाती, कारक, वचन और लिंग नहीं बतलाया जाता। ठीक है, देखो विशेषण जो होता है, अगर विशेषण शब्द के पद परिचय की जहां पे बात होती है, तो इसमें यहां पर बेटा आपका क्या नहीं बतलाया जाता, तो आप लोग याद रखना विशेषण के पद परिचय में यहां पर क्या नहीं बतलाया जाता, जैसे भेद, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य व उसके साथ संबंध आदि को बताया जाता है। तो आप लोग याद रखना, एक तो क्या होता है इसमें, भेद को बताया जाता है, अवस्था को बताया जाता है, लिंग, वचन, विशेष्य को बताया जाता है, संबंध आदि स्थापित होते हैं। तो किसे नहीं बताया जाता, कारक को नहीं बताया जाता बेटा, किसको, कारक को। अगला देखना, ये क्वेश्चन अच्छा था, कुछ लोग इसमें लिंग लगा के बैठे होंगे, गलत हो जाएगा बेटा। संहार शब्द का यहाँ पे उपसर्ग क्या होगा, तो संहार दिया गया है, तो याद रखना अनुस्वार को मां में बदल दो, मामला खत्म, सम धन हार हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलो भैया, ये रहा आपके लिए होमवर्क। और अभी हम वीडियो बनाने वाले हैं किसकी, आरक्षण वाला, जो मुद्दा 50% वाला है। ये मुझे कमेंट में देना आंसर बेटा इसका। आप लोग उधर लाइव आ जाइएगा, मैं उधर आपको पूरा जो 38 शिक्षक हैं, वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए अप्लाई होगा बेटा वो मामला। ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर रोकता हूं, बाकी आप लोग यहाँ पे इसका आंसर कमेंट में देना, बेहतरीन तरीके से देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है बेटा, भारत माता की जय।